जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमपीबीएससी ने जो अभी नया ब्लूप्रिंट जारी किया है उसकी हम पाठ्यक्रम के साथ चर्चा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी जो नया ब्लूप्रिंट जारी किया है उसके साथ पाठ्यक्रम के साथ हम तालमेल बैठाएंगे। कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है, कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप एक काम करें कि जो ब्लूप्रिंट दिया है वो पेज नंबर 52, 53, 54, 55, 56 इस पर दिया है। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया है, उसके बाद जो एक पेज दिया है वो पेज दिया है कि कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है, और फिर उसके बाद पेज नंबर 53 से आपको कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है। इस तरह से ये पूरा पाठ्यक्रम है। तो पेज नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 इन पेजों को साथ में लेकर के बैठेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि गणित कक्षा 10वीं का जो ब्लूप्रिंट है उसमें कितने नंबरों का प्रश्न दिया है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और कौन सी चीज़ हटा दी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम संख्या पद्धति की बात करें तो एक वस्तुनिष्ठ इसमें पूछा जाएगा। 2 अंक का एक प्रश्न बनेगा, 4 अंक का एक प्रश्न बनेगा। अब हम इस पर चर्चा करते हैं संख्या पद्धति पर। तो क्या हटा दिया गया है? तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका हटा दी गई है, अर्थात प्रश्नावली 1.1 को हटा दिया गया है। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। अब प्रश्नावली 1.2 शामिल है। तो प्रश्नावली 1.2 में 2 अंक का एक प्रश्न बनने की संभावना पूरी है, जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित होगी। तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित 2 अंक का एक प्रश्न या तो 1.2 में से आएगा या फिर 1.4 में से आएगा। अब 1.4 जो है भाग विधि के द्वारा आपको दशमलव बताना है कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव का प्रकार है। तो वहाँ से आपके 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं। अब क्या क्या शामिल है? तो उसने कहा है कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय शामिल है, जो कि प्रश्नावली 1.2 में आती है। √2, √3 और √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अर्थात प्रश्नावली 1.3 शामिल है। और शांत व अशांत दशमलव, ये प्रश्नावली 1.4 शामिल है। अब ब्लूप्रिंट से हम तुलना करें तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दशमलव के निर्धारण पे बन सकता है या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पर बन सकता है। और ये ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट पूरे 100 नंबर का है। 100 नंबर का होने का मतलब है पेपर भी 100 नंबर का रहेगा, इसलिए आप 100 नंबर को ध्यान में रख करके तैयारी करें। 2 नंबर का प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.2 या 1.4 इसमें से बनने की संभावना है, वो भी एलसीएम और एचसीएफ। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आप ये समझ लें कि जो अंडर वाली जो संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, उसका एक प्रश्न बनने की संभावना पूरी बन जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट देखें तो आप दोस्तों उदाहरण 5 जरूर करना। उदाहरण 5 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 4 ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन नंबर का लेवल का है। और प्रमेय 1.4, उदाहरण 9, 10, 11 इन प्रश्नों का विशेष तौर पर करना। ये 4 नंबर के प्रश्न बता रहा हूं मैं। तो ये आपका जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर हो जाता है। दूसरा अध्याय की अगर हम बात करें तो दोस्तों आता है बहुपद। बहुपद में 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहाँ से बनने की संभावना है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक 2 अंक का प्रश्न है और एक 4 अंक का प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब पहले तो हम ये समझ लें कि क्या हटा दिया है। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हटा दिया है। सीधी बात करें तो प्रश्नावली 2.3 आपके लिए हटा दी गई है। अब बचती है प्रश्नावली 2.1 और 2.2। तो 2.1 में जो ग्राफ वाले चित्र है जिसमें पूछा गया है कि इसमें कितने शून्य थे, उसमें से एक प्रश्न बनता है आपका वस्तुनिष्ठ।
और एक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ बनेगा वो बनेगा बहुपद के जो प्रकार आपके पहले पेज पर जो दिए गए हैं, जहाँ अध्याय शुरू हुआ है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है ना, रैखिक बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है, ये बहुपद के प्रकार और बहुपद की घात, इसकी डिग्री कितनी है, इस प्रकार के प्रश्नों में से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। इसलिए जो बहुपद जहाँ से स्टार्ट होता है उसको पहले पेज का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लें, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अब इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न बचता है और 2 नंबर का एक प्रश्न बचता है, तो दोनों के लिए जगह बहुत कम बची है, तो ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपके आ जाएंगे 2.2। तो 2.2 का जो पहला सवाल है, जिसमें बहुपद का पहले तो शून्य ज्ञात करें और शून्य के बाद उनमें संबंध निकालें, यह एक प्रश्न पूरे 4 नंबर का बनता है, तो ये तो एक वो उसमें से बनना तय है। दूसरा 2 नंबर का प्रश्न उसके बाद वाले में से बनता है कि आपको बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया जाए, उनका गुणनफल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद बनाइए इससे। तो प्रश्नावली 2.2 को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसमें से आपको दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा उदाहरण 3 को जरूर देखिए, उदाहरण 3 को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आपका जो अध्याय 2 है वो पूरा हो जाता है। अगला अध्याय हमारा अध्याय 3, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को आप समझिए, इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अब जो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसको हम समझते हैं कि वो कहाँ से आएंगे, और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अब यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर वेटेज कम दिया गया है, इसलिए हमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है। वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया तो एक विधि कम हो गई है। क्या क्या शामिल है? ग्राफ विधि शामिल है, संगतता और असंगतता पता करना रैखिक समीकरण की वो है, रैखिक समीकरण के हल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से है, और रैखिक समीकरणों में बदलकर साधारण समीकरणों को हल करना। तो ये लास्ट वाले जो अध्याय हैं जिसमें आप साधारण समीकरणों को रैखिक समीकरण बदलते हैं और फिर उनका हल करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। अब जो 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं रैखिक समीकरण में से, वो आते हैं संगतता और असंगतता में, या रैखिक समीकरणों का स्वरूप समझने में कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या नहीं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, या ये इनके हल संभव है या नहीं। 2 समीकरण दे दी तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से आप पता करते हैं कि प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या नहीं होंगी, या संगतता है या असंगतता है। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव हैं। अब एक प्रश्न बनता है 4 नंबर का, तो ये प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आपको एक इबारती सवाल दिया जाएगा, इबारती सवाल में से फिर उसको पढ़ करके आप उसको एक रैखिक समीकरण के स्वरूप में बदलें और उसके बाद हल करें। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको एक प्रश्न इसमें से बिल्कुल 100% मिलता है। अब चूँकि इबारती सवाल बहुत ज़्यादा हैं, वो कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको अलग अलग प्रकार के एक सवालों को हल कर लेना चाहिए। पिता पुत्र की आयु वाला एक प्रकार हल कर लें, रेल की गति वाला एक इस तरह का सवाल आता है वो हल कर लें, बैट और गेंद से संबंधित जो प्रश्न, तो एक वैरायटी के सवाल को आप जरूर हल कर लें। आप सारे सवाल ना करें, लेकिन एक वैरायटी का जो सवाल है उसको हल करके आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो ये इसमें से वज्र गुणन विधि हटा दी गई है, बाकी तो ये पूरा अध्याय ऐसा का ऐसा ही है। अगला हमारा पाठ है दोस्तों, वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और एक 4 नंबर का है। अब क्या हटा दिया गया है? तो ऐसी समस्या जिन्हें पहले द्विघात समीकरण में बदलना पड़ता हो और फिर द्विघात समीकरण का हल करना पड़ता हो, ऐसी समस्याओं को हटा दिया गया है। पूर्ण वर्ग विधि भी इसमें नहीं शामिल की गई है, शामिल नहीं की गई है। तो फिर क्या क्या शामिल किया गया है? तो एक तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, किसी समीकरण को मानक रूप में बदलना, ax² + bx + c = 0, ये मानक रूप है। द्विघात समीकरण का हल और उसमें 2 विधियां, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, ये 2 विधियां इसमें शामिल हैं। डिस्क्रिमिनेंट और मूलों की प्रकृति, ये भी शामिल है। अब इन सब के हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, तो 2 वस्तुनिष्ठ जो बनने की संभावना बनती है वो 3 जगह बनती है। पहली बनती है प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, जिसमें ये पूछा गया है कि बताइए
ये एक वर्ग समीकरण है या नहीं। दूसरा, मूलों की प्रकृति जो है, किस स्थिति में वो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, ये वाली स्थिति से संबंधित एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव बनता है मूलों की प्रकृति के संबंध में, अगर मूल दे दी जाए और पूछ ले जाए कि इसकी प्रकृति क्या है या सूत्र से संबंधित, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो 4 नंबर का प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा जो बनने की संभावना है वो है प्रश्नावली 4.4 का पहला और दूसरा सवाल। इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इबारती सवालों को हटा दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है ऐसी समस्या जिन्हें पहले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ा और फिर हल करना पड़ा, अर्थात इबारती सवाल, उनको हटा दिया है। तो अब 4 नंबर का जो प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है वो बनती है प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल और दूसरा सवाल। इसके साथ आप उदाहरण 16 जरूर हल कर लें। अगला हमारा अध्याय है दोस्तों, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप देखें तो वस्तुनिष्ठ टाइप के 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न है 5 नंबर का। एक प्रश्न है 5 नंबर का। अब इसमें से क्या हटा दिया गया है? तो दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित n पदों का योग, दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित n पदों का योग, ऐसे जो सवाल है उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे सवाल कहाँ हैं? तो प्रश्नावली 5.3 में जो प्रश्न नंबर 15 से 20 तक के जो सवाल हैं वो दैनिक जीवन पर आधारित समस्या है और उससे का हल निकालना है। तो इस तरह के सवालों को हटा दिया गया है। तो फिर शामिल क्या किया गया है? तो an पद ज्ञात करना और उससे संबंधित सारे सवाल इसमें शामिल हैं। इसके बाद n पदों की योग वाले सवाल तो शामिल हैं, लेकिन वो दैनिक जीवन से संबंधित ना हो तो वे सब शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों 2 ऑब्जेक्टिव। तो 2 ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रश्नावली 5.2 उसका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक इनको बहुत अच्छे से हल कर लें। इसमें से आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर के प्रश्नों को अगर देखना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल आ जाएंगे, लेकिन ये सवाल करने से आप विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान करना सीख जाएंगे, जिसमें आप उदाहरण 8 अवश्य करें। प्रश्नावली 5.2 का 7 से लेकर 12 तक, इसमें से एक प्रश्न 5 नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्नावली 5.3 का 9 से लेकर के 11 तक, इन सवालों को कर लें। ये 5 नंबर की वैल्यू रखने वाले प्रश्न हैं। प्रश्नावली 5.2 7 से 12 प्रश्न, प्रश्नावली 5.3 9 से लेकर 11 तक प्रश्न, और एक उदाहरण 8, इसको अवश्य कर लें। तो इससे आपका जो समांतर श्रेणी वाला जो मामला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में वस्तुनिष्ठ 5 आएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न है और एक 5 नंबर का प्रश्न है। एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि 5 और 5 10 और 3 13 नंबर की ये इकाई है त्रिकोणमिति का परिचय, और वो भी केवल अध्याय 8। इसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग शामिल नहीं है, केवल त्रिकोणमिति का परिचय। 5 5 10 और एक 3 नंबर का प्रश्न, कुल मिलाकर के 13 नंबर की ये प्रश्नावली बनती है आपकी। अब इसमें से क्या हटाया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति को पूरा ही पढ़ना चाहिए, और जो हटाया गया है वो कोई काम का ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अनुपात जो 0 डिग्री और 90 डिग्री को परिभाषित करते हैं उनको हटा दिया गया है। तो ऐसा कोई विशेष नहीं हटाया है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 नंबर की ये पूरी प्रश्नावली है। क्या क्या शामिल किया गया है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के, तो जो आप पहला जो यूनिट पढ़ते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख कोण बराबर कर्ण, इससे संबंधित जो सवाल और सूत्र हैं वो हैं। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान वाले, तो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान वाले अनुपात से संबंधित जो सवाल है उनको शामिल किया गया है, और 0 और 90 डिग्री के से को शामिल करने वाले सवालों को हटा दिया गया है। इसके बाद उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 को सिद्ध करना, देखो दोस्तों इसको सिद्ध करना शामिल किया गया है। अर्थात इस सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आ सकता है, उसने जो सिलेबस शामिल किया गया उसमें स्पष्ट लिखा है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो पिछले साल के अनुभवों के आधार पर जो 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित ज़्यादा आते हैं, जिसमें सर्वसमीका भी हो सकती है और अन्य सूत्र भी हो सकते हैं, और 1 या 2 मान आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि tan 45 का मान होता है या sin 60 का मान होता है। पर महत्वपूर्ण है सूत्र, चाहे वो सर्वसमीका हो, ठीक है, चाहे अन्य सूत्र हो या मान हो। ये कई बार सही जोड़ी पूरी की पूरी केवल और केवल त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्रों से बना दी जाती है। इसलिए त्रिकोणमिति का तो पूरा ही अध्ययन कीजिए, इसमें आप कुछ भी मत छोड़िए। वो जो छोड़ने के लिए कहा गया है वो कोई इतना विशेष नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों, एक प्रश्न 3 नंबर का है और एक प्रश्न 5 नंबर का है। तो जो 5 नंबर का जो सूत्र है वो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाओं का उपयोग करके जो सवाल होते हैं उससे संबंधित आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और एक आप इसको जरूर हल कर लीजिए कि sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरी हल कीजिए विशेष करके, और जितने भी सूत्र हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो सूत्र हैं उसमें से ही आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये निश्चित है। इसके बाद इसमें से एक और चीज हटा दी गई है, वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सवालों को हटा दिया गया है, अर्थात प्रश्नावली 8.3 इसको भी त्रिकोणमिति से हटा दिया गया है। तो त्रिकोणमिति के परिचय से पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात sin 90 माइनस a बराबर cos a होता है, इससे इस प्रकार के जो सूत्र हैं और उससे संबंधित सवालों को भी हटा दिया गया है। अगला पार्ट जो है वो है 9वां, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल। इसमें एक वस्तुनिष्ठ है और एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसमें ऊंचाई और दूरी की साधारण समस्याओं से जुड़े हुए सवालों को शामिल किया गया है। केवल वही सवाल होंगे जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन 30 का हो, 45 का हो या 60 का हो। दशमलव वाले इस तरह के जो सवाल एंगल वाले वो शामिल नहीं हैं। इसके अलावा उसने ये कहा है कि ऐसी समस्या शामिल नहीं है जिसमें 2 से ज़्यादा समकोण आते हैं। अगर आप कोई चित्र बनाते हैं उसमें 2 से ज़्यादा समकोण त्रिभुज बनते हैं तो वे सवाल नहीं आएंगे। 2 समकोण बनने वाले सवाल जरूर आ सकते हैं। तो इसमें और सवाल भी कम है, इसलिए इस पूरे पार्ट को आप हल जरूर कीजिए। इसके बाद हमारा अगला अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7। अध्याय 7 इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक 2 अंक का प्रश्न है, एक 3 अंक का प्रश्न है। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला अध्याय अर्थात प्रश्नावली 7.3 को हटा दिया गया है। तो आपके सामने 2 प्रश्नावली बचती है, 7.1 और 7.2। 7.1 और 7.2 दूरी व विभाजन सूत्र से संबंधित है, ठीक है, और रेखिक समीकरण को दर्शाने वाली चीजें उसमें शामिल हैं। अब जो एक वस्तुनिष्ठ बनता है दोस्तों, वो ग्राफ से संबंधित प्रश्न पर बन जाता है, जैसे कि एक्सिस क्या है, अक्ष किसे कहेंगे, कितने क्वाड्रेंट हो जाते हैं, या मूल बिंदु किसे कहते हैं, भुज क्या है, कोटि क्या है, और एक बनने की संभावना बनती है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो बनता है कि 2 बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना। तो अक्सर वो इस पर जरूर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, 2 बिंदु दे दिया, खाली पूछ लिया इसका मध्य बिंदु निकालो। तो मध्य बिंदु सूत्र से आप सीधा इसको निकाल सकते हैं। अब जो प्रश्न एक ही बनता है 3 नंबर का, तो निर्देशांक ज्यामिति सरल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उदाहरण 2, 4, 5, 7 और 10, अगर आप 5 उदाहरण कर लेते हैं तो आपकी 90% प्रश्नावली हल हो जाती है। इसलिए आप उदाहरण 2, 4, 5, 7 और 10 निर्देशांक ज्यामिति में जरूर करें। इनको आपने कर लिया, इसलिए इसका मतलब हो गया कि आपने लगभग निर्देशांक ज्यामिति को पूरा कर लिया। अगला हमारा जो लेसन है वो दोस्तों है त्रिभुज, 6ठा वाला अध्याय है, अध्याय 6 त्रिभुज। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक 4 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें से हटाया क्या है, तो प्रमेय 6.6 कौन सी है, ये कि 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात वाली जो प्रमेय है, कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने का मामला हटा दिया है। अब चूंकि इस प्रमेय
को हटा दिया है, तो इससे संबंधित सवालों को भी आप ज़्यादा ध्यान ना दें। इसी प्रकार से 6.9 प्रमेय को भी हटा दिया, प्रूफ करना हटा दिया है। अब प्रूफ करना हटा दिया है तो ये कौन सी प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय की जो विलोम है वो है, ये दोनों प्रमेय को हटा दिया है। अब चूंकि प्रमेय को ही हटा दिया गया तो उससे संबंधित सवालों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या शामिल है प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए 6.1 आधारभूत आनुपातिक प्रमेय प्रूफ करने के लिए शामिल है, और 6.8 पाइथागोरस प्रमेय ये भी प्रूफ करने के लिए शामिल है। मतलब इनका प्रूफ आ सकता है, इन दोनों का प्रूफ आ सकता है 4 नंबर के प्रश्न में। इसके अलावा जितनी भी प्रमेय उनका प्रूफ तो नहीं है लेकिन उनका उपयोग है, इसलिए उनसे संबंधित सवालों को हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रमेय को छोड़ दें, इनका प्रूफ भी नहीं है और इनसे संबंधित सवालों को भी ना करें। बाकी जितनी भी प्रमेय उसमें से 2 प्रमेय प्रूफ करने के लिए भी हैं और इसके अलावा जो प्रश्न है उनका उपयोग शामिल है, इसलिए उससे संबंधित सवालों को आप हल करें। और 4 नंबर का एक प्रश्न है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करके देखें। अगला हमारा अध्याय है वृत्त। तो वृत्त में दोस्तों 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ है और एक प्रश्न 3 नंबर का है। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, ये पूरा अध्याय ऐसा कैसे शामिल है। तो इसमें 2 प्रश्नावलियाँ हैं, 2.1 उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, तो उसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक 3 नंबर का प्रश्न है जो प्रश्नावली अगली 2 प्रश्नावलियाँ, तो उसमें से आपको एक प्रश्नावली में से 3 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। तो 3 नंबर की कैटेगरी वाला जो प्रश्न है वो छोटे प्रश्न ही हैं, इसलिए जो उसके लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं उनको आप कम प्रैक्टिस करें क्योंकि वो बहुत बड़े प्रश्न हैं। लेकिन 3 नंबर के प्रश्न के हिसाब से जो बीच वाले प्रश्न हैं उनको अवश्य हल करें। अगला जो अध्याय है वो है रचनाएं। इसमें एक ही सवाल आएगा आपका 5 नंबर का। अब एक ही सवाल 5 नंबर का आएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, एक तो है। दूसरा इसमें क्या शामिल है, तो उसमें एक तो यह है कि दी गई रेखाखंड को किस दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो जो प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है उस वेराइटी का आप उसको हल कर सकते हैं। दूसरा आप प्रश्नावली 11.2 का पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक हल कर लें, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक यही आपके सिलेबस में है। समरूप त्रिभुज या त्रिभुज से संबंधित कोई सवाल की रचना आपके इसमें नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 11.2 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक में ही आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। और एक 11.1 का पहला प्रश्न, इस प्रकार से ये जो रचनाएं वाला अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। अगला जो हमारा अध्याय है दोस्तों वो अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक 3 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। इसमें से क्या हटाया गया है, तो केंद्रीय कोण 120 डिग्री से संबंधित सवाल। अब ये 120 डिग्री वाले सवाल कौन से हैं, तो उदाहरण 3 भी शामिल नहीं है और प्रश्नावली 12.2 का जो 7वां सवाल है, इस तरह के सवाल इसमें शामिल नहीं है। फिर क्या क्या शामिल है, तो त्रिज्यखंड व वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना ये शामिल है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना ये शामिल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखें वृत्तखंड के क्षेत्रफल जो 60 डिग्री और 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाने वाले सवालों को इसमें महत्व दिया गया है। मतलब ये सवाल जो केंद्रीय कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री बना रहे हैं उन सवालों को इसमें महत्व दिया गया है। इसके अलावा एक बात और है कि समतल में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से जुड़े जो सवाल है, इसकी आखिरी वाली जो प्रश्नावली है उससे संबंधित सवालों को इसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा जो अध्याय है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, अध्याय 13। तो अध्याय 13 में एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और एक प्रश्न 5 नंबर का है। इसमें से क्या हटा दिया गया है, तो छिन्नक फ्रस्टमाप कोण अर्थात प्रश्नावली 13.4 पूरी हटा दी गई है। 13.1 शामिल है, 13.2 शामिल है, 13.3 शामिल है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार के आकृति को मिलाकर के उससे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल शामिल है, उनका आयतन भी शामिल है। इसके अलावा एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाना, उससे संबंधित सवाल इसमें शामिल है। तो दोस्तों प्रश्नावली जो इसकी 13.3 है उसमें से प्रश्न जरूर आता है। जो वो किस टाइप के प्रश्न, जिसमें एक आकृति को पिघलाकर एक नई आकृति बनाई जाती है, इससे संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है प्रश्न 5 नंबर का। इसलिए इस टाइप के सवाल जिसमें जैसे कि एक गोले को पिघला करके शंकु बनाया तो उसकी हाइट या त्रिज्या पूछ ली जाती है,
तो एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति जो बनाई जाती है उससे संबंधित सवाल जरूर आता है। तो ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से कीजिए और विशेषकर उदाहरण के सवाल, इसमें उदाहरण के सवालों को आप जरूर कीजिए। जो हमारा अगला अध्याय है दोस्तों वो है सांख्यिकी 14। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 2 नंबर के, अर्थात 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो एक तो बहुलक और माध्यिका और माध्य, इनको संबंध बताने वाला सूत्र वो जरूर याद कर लीजिए, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव अक्सर बन जाता है। और एक 5 नंबर का प्रश्न है। तो 5 नंबर के प्रश्न करने के लिए आप को बहुलक, माध्य और माध्यिका ये ज्ञात करना याद होना चाहिए, इनके सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसमें से पद विचलन विधि जो है वो समांतर माध्य निकालने की जो पद विचलन विधि है उसको हटा दिया गया है। अब 2 विधियां बचती हैं, उन दोनों में से किसी विधि का वो प्रयोग पूछ सकता है। इसके बाद जो प्रश्नावली 4.4 जो कि ग्राफ से हल होती है उसको भी हटा दिया गया है। तो 14.4 हटा दी गई है। अब आपके सामने बचती है 3 प्रश्नावली, पहली, दूसरी, तीसरी, जिसमें बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी जो अज्ञात फ्रीक्वेंसी वाले सवाल हैं उनको आप जरूर कर लीजिए, जिसमें से x निकालना हो या x और y की वैल्यू निकालना, वो वाले सवाल आप जरूर कर लीजिए। तो वो सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। जो 5 नंबर वाले सवाल है वो 2 अथवा में भी आते हैं, तो एक इधर से आ सकता है, एक उधर से आ सकता है, और इस प्रकार से आपकी वाली। और अब हमारी जो अंतिम प्रश्नावली है वो प्रायिकता, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रायिकता में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा ही उसमें शामिल है। प्रायिकता सरल भी है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर के 2 प्रश्न, छोटे छोटे जो 2 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप इस को तो अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रायिकता में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम के साथ कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसको हटा दिया गया है और कौन से पार्ट को कितना वेटेज देना है, इसको आप अच्छे से समझा दिया है। आप त्रिकोणमिति को जरूर अच्छे से कर लीजिए। उसमें से पूरक कोण वाले जो सूत्र है उसको हटा दिया गया है। बाकी सूत्रों से संबंधित सीधा 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, तो वो आप उनके सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपका एक बड़ा भाग कवर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, क्या हटाया गया है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके साथ ये मेरा प्रस्तुतिकरण था। विज्ञान विषय के लिए भी मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूँगा। पुनः मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।